आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। एक ट्रक शराब जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां पुलिस को कामयाबी मिली। एक ट्रक शराब जब्त किया गया है। पत्रकार नगर पुलिस की कार्रवाई और इस पूरे मामले में अभी भी छानबीन जारी है। और तुझे मैं हमारे साथ फोन लाइन पर क्या संजय क्या खबर है? संजय अपडेट बताएं। के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जो राजधानी पटना के बीचों बीच पड़ता है, वहां पर शराब तस्कर एनएच से, नेशनल हाईवे जो NH 30 है, यहां से होकर गुजरता है, वहीं पर शराब से एक ट्रक ले जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने छानबीन शुरू की। उसके बाद ये एक ट्रक शराब जब्त किया गया। फिलहाल अभी से थोड़ी देर पहले ही ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल ट्रक को अभी छानबीन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिटी एसपी से, जो सिटी एसपी थे जितेंद्र कुमार, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इसमें अरेस्टिंग भी है और थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संजय। और इसके बाद मधेपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपयों की लूट की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मधेपुरा से, जहां गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपयों की लूट की गई है। बाइक पर सवार होकर 4 हथियारबंद अपराधी आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सिंहेश्वर के लालपुर सरोपत्ती में लूट की यह घटना घटी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सिंहेश्वर के लालपुर सरोपति में लूट की वारदात। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गल्ला व्यवसायी से लूटकांड को अंजाम अपराधियों ने दिया है। 3 लाख रुपए लूटे हैं और जो खबर मिली है कि 4 अपराधी जो कि हथियार से लैस थे, उन्होंने इस लूटकांड को अंजाम दिया है। 3 लाख रुपए लूटे हैं। हालांकि पुलिस, तुर्बसु हमारे साथ फोन लाइन पर। तुर्बसु अपडेट बताएं। जी, ये जो घटना हुई है, ये सिंहेश्वर से कुछ ही दूरी पर लालपुर सरोपट्टी गांव है और वहां से ही व्यापारी अपने घर से अपने गोदाम पे आ रहा था और इसी बीच में सुनसान इलाके में ये लूट की घटना हुई है। घटना के बाद से जो है पुलिस जो है वो CCTV फुटेज को खंगाल रही है और जो भी अपराधी इस घटना में शामिल होंगे उसकी पहचान में जुट गई है। और इस बहुत बहुत शुक्रिया तुर्बसु हमसे बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए। गोपालगंज से अगली खबर, जहां वकील राजेश पांडे की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अधिवक्ता राजेश पांडे बाइक से कोर्ट जा रहे थे, तभी बाइक को ओवरटेक कर 2 अपराधियों ने उन्हें कई गोलियां मारी। मामला है कुचायकोट के पोखर भिंडा के पास की। NH 27 पर यह घटना घटी है। अधिवक्ता राजेश पांडे कुचायकोट के रहने वाले थे। राजेश पांडे की हत्या के विरोध में वकीलों ने न्यायिक कार्य बहिष्कार किया है। वकील सड़क पर उतर आए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से लगातार वकीलों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा और वकीलों को सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई जा रही। आज कचहरी करने के लिए अपने घर से गोपालगंज आ रहे थे। रास्ते में उनको अपराधियों ने घेर करके, मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने अधिवक्ता मित्र के साथ में, और रास्ते में अपराधियों ने घेर करके उनको गोली मार दिया है। यही घटना है जिसके लिए हम सभी लोग सरकारी अस्पताल में जमे हुए हैं। दुख की बात यह है कि प्रत्येक साल एक साल में 3 अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला और हत्या हुआ है। और बड़ी खबर है सिवान से, जहां कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और रामायण चौधरी को गिरफ्तार किया है। रामायण चौधरी पर पहले से ही शराब समेत कई मामले दर्ज हैं। रामायण चौधरी की गिरफ्तारी शराब कांड में हुई है। और खबर दानापुर के मनेर से, जहां शेरपुर बाजार में एक दुकानदार से मारपीट का वीडियो सामने आया है। यह वो तस्वीर है, लाठी डंडे से लैस लोग एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। दुकानदार पहले तो बचने की कोशिश कर रहा है, बाद में उसे लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। दुकानदार का नाम बताया जा रहा है संतोष गुप्ता, और यह भी बताया जा रहा है कि चावल लेने को लेकर एक युवक से दुकानदार की बहस हुई थी और इसके बाद युवक ने 8-10 लोगों को बुला लिया और लाठी डंडे से दुकानदार की पिटाई करने लगे। हालांकि घटना की अब तक शिकायत तो नहीं की गई है। अरे सामान लेने आया था, पुलाव के चावल, तो पहले कहा कि बासमती चावल लेंगे, तो हम बासमती चावल दे दिए। तो फिर बोला कि पुलाव का चावल नहीं, हम बोले कि पुलाव का चावल नहीं बना। अच्छा जी, ने बोला ना, 1 किलो पुलाव का चावल तोड़ दिए। तो फिर बोला कि अच्छा वाला चावल कौन है, तो हम बोले इंडिया गेट ले लो। तो बोला कि इंडिया गेट, तो हम बोले कि
बार बार परेशान क्यों, एक ही के भी बोलना चाहिए ना। तो तुमको देना है तो तेरी याद आया कुछ चीज़, हम याद भूल गए तो हम बोले कि हम तुमसे बड़ हैं, ऐसा इस तरीक़े से तो ज़्यादा बोल गए। गाली बोलो जो भी किया हम भी किए, तो मैटर ख़त्म हुआ, डांट के मिला दिया। वो लोग 10 गो आ गया तो गार्जियन के रूप में आया, तो उसको बात को समझना चाहिए ना। वो लोग हाथे छोड़ने लगा। चावल ला कैले हलथिन क्या पुलाव वाला, कभी कौन चावल मांगते हलथिन होए लगे तो का होले यही गाड़ी करते करते पूरा मारपीट कैले पूरा होले ने रोड़ा रोड़ी हो गई, काला पकड़ा पकड़ी लाठी। रांची के सिकिंदरी थाना क्षेत्र में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। यहां भुसूर स्थित बालाजी फ्यूल पेट्रोल पंप से 3 नकाबपोश अपराधियों ने रिवॉल्वर के बल पर 60,000 रुपए लूट लिए। घटना रविवार रात 10:30 बजे की है, जब 3 नकाबपोश अपराधियों ने पंप में कार्यरत मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों का मोबाइल लूटा था। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप पर पैदल ही पहुंचे अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। शिवर के पिपराही पुलिस ने ड्रग तस्कर महेश सैनी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा, 2,64,000 रुपए की भारतीय करेंसी और 36,000 रुपए की नेपाली करेंसी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिपराही के बिलवा नरकटिया में महेश सैनी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में 1 किलो 700 ग्राम गांजा और इसके साथ ही एक सूटकेस में रखी हुई 1 कॉपी, 4 डायरी और भारतीय नेपाली करेंसी बरामद की गई। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। घर पर उसकी छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उसके अलमीरा में पन्नी में रखे हुए 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ और प्लस सूटकेस में रखे हुए जो डायरी था जिसमें कि जिन लोगों को इनके द्वारा गांजा सप्लाई किया जाता था उनके नाम और साथ में 2,64,000 इंडियन करेंसी और 36,040 रुपये नेपाली करेंसी बरामद किया। और गुमला से बड़ी खबर है, जहां गुमला में माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू, रंतू उरांव और बलराम के दस्ते के ठहरने की सूचना मिलने पर गुमला और लोहरदगा पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। बिशनपुर प्रखंड के रिसापाट गांव में नक्सलियों के ठहरने की सूचना थी। सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व लोहरदगा अभियान एसपी ने किया, जिसके साथ घाघरा और किस्को थाने की पुलिस शामिल थी। लगातार माओवादी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं और इसे देखते हुए पुलिस अभियान चला रही है। और आपको बताएं कि 2 दिन पहले इलाके में पोस्टरबाजी भी की गई, जिसके बाद से पुलिस सतर्क है। जातीय जनगणना का श्रेय लेने के लिए और इस मुद्दे पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब कह दिया कि राज्य में हम अपने स्तर पर जातीय जनगणना करवाएंगे तो उस पर सियासत का कोई मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के कक्ष में चले गए चिट्ठी देने। अगर इतना ही था तो एक दिन में तो कम से कम जब भी बैठक हुई है तो उसमें नदारत रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की बारी आई तो जरूर चले गए थे फोटो खिंचवाने। नेता प्रतिपक्ष रहे बिहार में तब तो बिहार के किसी मुद्दे पर वो बात करें। ये तो सारा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिनकी पहल पर और जिनके ही इच्छा शक्ति के कारण बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में बाढ़ अनुमंडल में 4 प्रखंडों में कल मतदान होना है। मोकामा में 15 पंचायत, घोसवारी में 8 पंचायत, बेलछी में 7 पंचायत और अथमल गोला में 8 पंचायतों में मतदान की तैयारी पूरी हो गई। मतदान को लेकर प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। टाल क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस दल को तैनात किया गया है और ऐसा अनुमान है कि उपद्रवी टाल क्षेत्रों में घोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग अलग सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उनके नीचे जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उसके नीचे में सेक्टर पदाधिकारी रहेंगे। हमारे जितने भी बूथ हैं सभी बूथ को क्रिटिकल बूथ घोषित किया गया है और क्रिटिकल बूथ घोषित करने का तात्पर्य होता है कि सभी बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध रहेगी। कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा जहां पर बिना पुलिस बल का मतदान होगा। और अब बात बिहार में चुनावी सीजन में सियासी रंजिश की, जो जान पर भारी है।
बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में 3 जगहों पर या तो प्रत्याशी या फिर प्रत्याशियों के रिश्तेदारों पर हमले की खबर है। लखीसराय के सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पर हमला किया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हमले में गणेश कुमार नाम का ये प्रत्याशी बाल बाल बच गए। दूसरी तस्वीर है छपरा के मुबारकपुर की, जहां मुखिया के रिश्तेदार समेत 2 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरी तस्वीर है सिवान के पटेढ़ा की, मुखिया प्रत्याशी के बेटे पर कुल्हाड़ी से यहां हमला किया गया। गढ़वा के जंगली इलाके में इन दिनों हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रंका प्रखंड के इलाके में हाथी तांडव मचा रहे हैं। रंका प्रखंड के भौरी गांव में कुछ दिन पहले हाथी के बच्चे की मौत हुई थी, जिसका बदला इस इलाके में लोगों से हाथी लगातार ले रहे हैं। मौत के बाद हाथी के बच्चे को वन विभाग की टीम ने उसी गांव में दफना दिया था। तब से रोजाना रात्रि में हाथियों का झुंड आता है, शोक मनाता है और गांव में उत्पात मचाता है। हाथियों के डर से ग्रामीण शाम होते होते अपने घर में दुबक जाते हैं, रतजगा करते हैं, हाथियों को भगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। और इधर हाथियों को जंगल में भगाने के लिए कोलकाता से विशेष टीम बुलाई गई है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। रात में हाथी घर तोड़ दिया तो रात भर ऐसी जागे रहते हैं। अब क्या होगा? तब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करब? बाल बच्चा लेके मर्द मानुस है नहीं के घर में, अबला दिन ही तो क्या करूं? हम लोग पश्चिम बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया है। क्यों आए हैं? हाथी भगाने के लिए आया है। जंगली हाथी इधर बहुत तंग कर रहा है, घर उड़ तोड़ रहा है, आदमी के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए हम लोग वन विभाग हम लोग को लाया है। अच्छा, आप लोग क्या करते क्या है? यही मुसल से हम लोग भगाते हैं उसको। हाँ, हाथी का प्रकोप तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे डीएफओ साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर हाथी टीम का बुलाया गया है हम लोग को। ये लोग बांकुड़ा से आए हुए हैं और कल रात से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। रात में हाथी मिला था? रात में हाथी गांव वाला सूचना दिया था, हम लोग देखने गए थे, लेकिन हाथी का पता नहीं चल पाया। लेकिन लगता है यहाँ से हाथी निकला है और खुतवा मोड़ की तरफ से आके गया है और वहाँ पे कुछ नुकसान किया है। गढ़वा में इन दिनों चारों ओर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आतंक देखने को मिल रहा है वह गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ दिन पहले एक हाथी का बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन जब से मौत हुई है, हाथियों का आतंक यहां पर बढ़ गया है। दबे जुबान में ग्रामीण बोल रहे हैं कि हाथी अपने बच्चे की मौत का बदला ले रहे हैं। हाथी द्वारा अब तक दर्जनों घरों को तोड़ दिया गया है, कई एकड़ के फसल को नष्ट कर दिया गया है, घर में रखे धान को भी चट कर गए हैं। वहीं रंका प्रखंड के ही बरवाही गांव के एक वृद्ध को हाथी अपने पैरों तले कुचल कर उसे मार दिया है। यह जिस जगह हम खड़े हैं यह भौरी का जंगली इलाका है, यहीं पर हाथी के बच्चे को दफनाया गया है। लोग कहते हैं कि डेली रात्रि में हाथी यहाँ आकर शोक मना रहे हैं और शोक मनाते हुए यहाँ उपद्रव भी मचा रहे हैं, जिससे काफी विकट स्थिति ग्रामीणों के समक्ष हो गई है। क्योंकि अब ये रात को जग कर दिन में सो रहे हैं, शाम होते ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने के लिए रांची से एक टीम बुलाई है और टीम जो आ गई है यहाँ पर, लेकिन अब देखते हैं यह कब तक हाथी को पुनः जंगल में वापस भेज सकते हैं, क्योंकि यह हाथी बेतला नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ के जंगली इलाके से गढ़वा पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। रांची के चान्हो में पुलिस और आदिवासी संगठन से जुड़े लोग आमने सामने हो गए। चान्हो के सिलागाई में बनने वाले एकलव्य आदिवासी विद्यालय के लिए आज ग्राम सभा रखी गई थी, लेकिन ग्रामीण ग्राम सभा के विरोध में खड़े हो गए। निर्माण स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ग्राम सभा स्थगित कर दी गई है। 22 नवंबर को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में विद्यालय के लिए बने चहारदीवारी को तोड़ दिया था। आदिवासी संगठन से जुड़े लोग निर्माण स्थल को वीर बुधू भगत का स्मारक स्थल बताते हुए शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं।
9 दिसंबर को मिथिला की बेटी मां सीता की शादी है। माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में भी इस दौरान कई रस्में निभाई जाएंगी। अयोध्या से बारात निकल चुकी है जो 9 दिसंबर को माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम पहुंचेगी, जिनका भव्य स्वागत होगा। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद सीतामढ़ी में अयोध्या से बारात आ रही है। इसे देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। अयोध्या से चल के बारात आ रही जो जनकपुर होते हुए आ रही है, तो जनकपुर में तो उनका भव्य स्वागत किया ही जाता है क्योंकि वहाँ वैवाहिक स्थल है, और जानकी जन्मभूमि के ऊपर भी उनका इस बार भव्य स्वागत होगा। पंथपाकर से ही शुरुआत होगी। पंथपाकर में पहले वहाँ आएंगे तो वहाँ पंथपाकर में दर्शन होगा, और उन लोग को नाश्ता पानी की व्यवस्था है सब कुछ, और वहाँ से चल के जब बारात जानकी जन्मभूमि पे पहुँचेगी तो एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें वैवाहिक के प्रति जितना भी गीत संगीत होता है उन सब की व्यवस्था है। मैं सीतामढ़ी के उस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं जिसके विषय में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने अकाल पड़ने पर अपने राज में हल चलाया था तो यह वही पवित्र जगह है जहां पर माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि तकरीबन 2 साल के बाद जो कोरोना काल का समय रहा, तो तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ पर एक बार फिर से विवाह पंचमी को लेकर एक उत्सव सा माहौल है, और काफी जोर शोर से माता सीता और भगवान राम के शादी समारोह की तैयारी चल रही है। और अयोध्या से 28 नवंबर को बारात चल चुकी है जो 9 दिसंबर को यहाँ पर पहुंचेगी, और काफी सुखद नजारा इसे कहा जा सकता है क्योंकि विभिन्न तरह की तैयारी चल रही है। शादी को लेकर जो परंपरागत रस्म निभाए जाएंगे वो सभी चीज की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, और माहौल काफी बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक लंबे अरसे के बाद विवाह पंचमी को लेकर यहाँ सुखद नजारा पेश होगा। तो लोग काफी खुश हैं और लगातार भगवान राम और माता सीता के विवाह समारोह की तैयारी में जुटे हुए हैं, और इस सुखद पल का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कोरोना की वजह से मां, भाई और अपने बच्चों को खो देने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, वो भी महज 3 महीने में। इस महामारी ने कई जिंदगियों को हमसे छीना है। अगर हमने अब भी टीकाकरण का सुरक्षा कवच नहीं अपनाया तो न जाने ये जानलेवा बीमारी कितनी जिंदगियों पर हावी होगी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ये कहानी। पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी वो हॉस्पिटल से, वही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था। ऐसा परिवार का मानना था। इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा, अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। शमशान गया, केले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना, उसने बोलता था क्या मैंने दादी और चाची को इन हाथों से क्या जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना बहुत ज़्यादा। सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है हमारा, बस और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना, ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है, ज़्यादा उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा। उसकी दादी भी पॉजिटिव थी, उसका चाचा भी पॉजिटिव था,
कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ है, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है वैसे जैसे लगता है। भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना। उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। I must congratulate Network 18 and Federal Bank for their joint CSR initiation, a Sanjeevani, shot of life, vaccination for the remote places. It is wonderful and a miracle that during the pandemic, the vaccine has come out. It is probably a rare history in our civilization. If you can take the vaccine without any fear and hesitation, it will save many lives, you, your family, and everybody.